हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो बेटा हमारा आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो हमें चार ऑप्शंस दे रखी हैं, एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो उन्होंने पूछा कि एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड मैग्नीशियम से कौन सा एलिमेंट होगा जो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो बेटा जो हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है बेटा, जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, वो हमारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर। और जो हमारे पास नाइट्रोजन, जो मेरे पास नाइट्रोजन एंड कार्बन होगा वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक है बेटा, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होंगी वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्युमिनियम है बेटा वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, मतलब जिसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों होंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उन्होंने बेसिक ऑक्साइड पूछा तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बिकॉज वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप फॉर्म एनाइन मोस्ट रेडली। तो हमें ऑक्सीजन ऑप्शन दे रखी है, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और अल्कली मेटल। इनमें से कौन से एलिमेंट्स होंगे जो एनाइंस बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा एनाइंस कौन बनाएगा। तो बेटा जो हमारे पास हैलोजन्स होती हैं, ठीक है, जो मेरे पास हैलोजन्स होती हैं बेटा, तो हैलोजन्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ठीक है, जो हैलोजन्स होती हैं जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि बेटा जो हैलोजन्स होंगी, ठीक है, जो हमारे पास हैलोजन्स होंगी उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP5। तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एनाइन की फॉर्मेशंस करेंगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हैलोजन्स। हैलोजन्स जो होंगी इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ईजिली मोस्ट रेडली हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन करेंगे। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक। बोरोन, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम में कौन सा हमारे पास एलिमेंट नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, हमारे पास जो बोरोन, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से उन्होंने पूछा कौन सा एलिमेंट जो होगा वो नॉन मेटेलिक करैक्टर का होगा। तो बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, हमारे पास जो एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो या फिर लिख सकते हो आप, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपका बेटा जो नॉन मेटेलिक करैक्टर होगा वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक जो करैक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ होगा। तो बेटा अगर हम देखें बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास है बोरोन और एल्युमिनियम ये पी ब्लॉक के, तो ये तो मेटल होगी क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट से। तो बोरोन एंड एल्युमिनियम क्या है हमारे पास, पी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो और एक बात याद रखो, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे बोरोन से एल्युमिनियम की तरफ आएंगे तो आपका बेटा मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो आपका मेटेलिक करैक्टर बेटा जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो जो हमारी बोरोन होगी वो नॉन मेटल्स होंगी। तो हमारा ऑप्शंस क्या आ जाएगा, बोरोन। बोरोन इज़ अ नॉन मेटल। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो हमें
सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अरेंज करना है। हमारे पास से लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम एंड फ्लोरीन। ठीक है बेटा, तो जो मेरे पास लिथियम होगा उसका एटॉमिक नंबर 3, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, बेरिलियम का 4, फ्लोरीन का 9। तो इसको पहले एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो 3 आ गया, 4 आ गया, 6 ऑक्सीजन, 8 फ्लोरीन, 9। तो बेटा अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो बेटा हमारा जो नॉन मेटेलिक करैक्टर होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा हमारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करैक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज, नॉन मेटेलिक करैक्टर। ठीक है, तो हमारी कौन सी ऑप्शन आएगी, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बेटा बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन देखो, हमारे पास है एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज़ अ सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें एक फॉर्मूला दे रखा है XCl2, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने हाई बोला है, वो सॉलिड की फॉर्म में, और उन्होंने बोला एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एस। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लोराइड के साथ मिलकर CaCl2 या NaCl2 या AlCl2 या सिलिकॉन डाइक्लोराइड बना रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो कैल्शियम है, कैल्शियम में कितना एटॉमिक नंबर होता है, 20। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 होगी। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो क्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, CaCl2। तो उन्होंने बोला कि जो X है उसके साथ भी 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो हमारे पास कैल्शियम के साथ भी 2 क्लोरीन लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम इसको ऐसे देख सकते हैं, तो उन्होंने बोला एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 2। तो इसका ग्रुप भी कितना है, हमारे पास ग्रुप नंबर भी कितना है, 2। तो हमारे पास जो कैल्शियम है इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर भी 2 है। तो जो क्लोरीन के साथ मिलके CaCl2 बना लेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटॉमिक रेडियस अमंग द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और आर्सेनिक। तो इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में क्या करना है, हमने अरेंज। तो बेटा ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर और सेलेनियम और आर्सेनिक। तो देखो ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर, उसके नीचे क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 3 एलिमेंट रेंज। और हमें पता है टॉप टू बॉटम क्या होगा हमारा, साइज इंक्रीज। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा क्योंकि न्यू शेल ऐड होंगे हमारे पास, क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रहे तो साइज इंक्रीज होगा। तो अब रह गया हमारे पास आर्सेनिक। तो बेटा अगर मैं इसको लिखूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, तो ऑक्सीजन होता है जो 16 ग्रुप में होता है, तो हमारे 15 ग्रुप में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो बेटा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जो साइज़ होगा लेफ़्ट टू राइट बेटा जो साइज़ होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा हमारे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तीनों का साइज़ आर्सेनिक क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम क्या इसको कर सकते हैं कि आर्सेनिक का साइज़ इन तीनों एलिमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट में प्रेजेंट है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, आर्सेनिक। तो इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, टॉप टू बॉटम साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़। तो उस सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा, सेलेनियम का, उससे कम किसका होगा, सल्फर का, उससे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो देख लो ये ऑप्शन कहाँ पर बन रही है हमारी, तो डी ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है, द वंडरवॉल एंड कोवलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम रिस्पेक्टिवली। पहले उन्होंने वंडरवॉल रेडियस पूछा, फिर कोवलेंट रेडियस पूछा, हमें एक डायग्राम दे रखी है। तो बेटा वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 नियरेस्ट एटम। 2 नियरेस्ट एटम होने चाहिए ऑफ द एडजेसेंट मॉलिक्यूल, जो साथ साथ में हमारे एडजेसेंट में मॉलिक्यूल है उनके 2 नियरेस्ट जो एटम है उनका हमें सेंटर है, उन सेंटर से हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो हमारे पास ये दोनों एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो नियरेस्ट एटम ये दोनों है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना है, 294, उसका हाफ कर देंगे। तो बेटा 294 को जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास बनेगा 147। तो बेटा कोवलेंट
रेडियस पूछा उन्होंने, तो कोवलेंट रेडियस क्या होता है मेरे पास कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम। तो ये दोनों कोवलेंट बॉन्डेड एटम है, यहाँ पर ये दोनों कोवलेंट बॉन्डेड एटम है, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है 144, तो 144 का हाफ कर लेंगे। अगर हम 144 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो वंडरवॉल रेडियस आ रहा है 147 पिकोमीटर और कोवलेंट रेडियस आ रहे हैं 72 पिकोमीटर। तो बेटा सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एज वी मूव अक्रॉस द सेकेंड पीरियड फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। कहते हैं कि कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो बेटा हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। तो उन्होंने बताया कि कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, कुछ ऐसी आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन दे रखी है। तो हमें रीज़न बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये क्यों होता है। तो देखो बेटा कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो बेटा हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो बेटा हमारा जो साइज़ होगा एलिमेंट का वो डिक्रीज़ होगा। तो अगर साइज़ डिक्रीज़ होगा तो साइज़ इन आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर साइज़ बेटा क्या हो रहा है डिक्रीज़, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़। मतलब अगर हम कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जाएं तो होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन उन्होंने दे रखा है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो बेटा ऑक्सीजन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। अगर मैं नाइट्रोजन का लिखूं तो 1s2 2s2 2p3। तो बेटा जो नाइट्रोजन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर हमारे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और हाफ फील्ड होने के कारण जो P3 है वो स्टेबल है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है। तो जब जो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होने के कारण ऑक्सीजन से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए सबसे कम कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। तो यही उन्होंने ट्रेंड दे रखा है। तो उन्होंने पूछा एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन होगा नाइट्रोजन, ये भी रीज़न नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर स्टेबल देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यही रीज़न है कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल है, इसी कारण नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम वेरीज इन रेंज 72 पिकोमीटर से 133 पिकोमीटर बन रहा है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो उन्होंने बोला कि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़। बेटा साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़। तो साइज़ 72 पिकोमीटर से 133 पिकोमीटर तक इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, नोबल गैस की बात करेंगे, तो नोबल गैस क्या है हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो उन्होंने बोला हीलियम से अगर हम जेनॉन की तरफ जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम साइज़ तो इंक्रीज़ होगा, तो साइज़ तो इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो बेटा उन्होंने बोला यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 120 पिकोमीटर से 122 पिकोमीटर आ रही है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास 17 ग्रुप था, ये हमारे पास 18 ग्रुप था। तो देखो हो क्या रहा था कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़। मतलब इनका साइज़ इस एलिमेंट से, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट से, उससे कम होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है कि हम 17 ग्रुप में जो रेडियस लेते हैं वो कोवलेंट रेडियस लेते हैं, ठीक है, कोवलेंट रेडियस लेते हैं, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो जाती है तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जो हमारे पास नोबल गैसेज होंगी वो मोनोटॉमिक होती है, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करती, तो उसमें हमें रेडियस निकालना होगा। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, वंडरवॉल रेडियस। तो बेटा तो वंडरवॉल रेडियस जो होता है बेटा, वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, कोवलेंट रेडियस से, ठीक है, कोवलेंट रेडियस से। तो इसीलिए हमारी नोबल गैसेस में हम क्या कंसिडर करते हैं, वंडरवॉल रेडियस। तो इसीलिए हमारे पास जो नोबल गैसेस होंगी उसका रेडियस 17 ग्रुप से ज़्यादा होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि नोबल गैस के केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, वंडरवॉल रेडियस।
तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इन द आयंस Pd3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो मेरे पास एक उन्होंने P3 नेगेटिव दे रखा है, एक मेरे पास सल्फर 2 नेगेटिव, एक मेरे पास क्लोरीन 1 नेगेटिव दे रखा है। तो बेटा इनके हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 15 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 18। सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर होता है 16, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 18। क्लोरीन का कितना होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 18। तो सभी के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास 18 18 18। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उन्होंने बोला साइज़ बताओ। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स के केस में क्या देखते हैं कि जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव है, इसका साइज़ कम। सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, फिर हमारे पास आएगा 3 नेगेटिव। अगर हमारे पास क्या होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होगी तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही साइज़ बढ़ेगा। तो P3 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा साइज़, सल्फर 2 नेगेटिव का उससे कम, क्लोरीन 1 नेगेटिव का उससे कम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द सल्फर फॉस्फोरस आर्सेनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे पास एक सल्फर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करेंगे अरेंज करेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखो जो हमारे पास फॉस्फोरस होता है, ठीक है, एक सल्फर है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा हम फॉस्फोरस और आर्सेनिक को किस ग्रुप में देखते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन के बाद क्या आते हैं सल्फर। तो ये हमारे पास 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरे पास जो सल्फर है वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो बेटा क्या होगा साइज़ क्या करेगा डिक्रीज़, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारे पास इंक्रीज़। तो होनी क्या चाहिए थी, तो टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है साइज़ इंक्रीज़, टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो बेटा सबसे हमारा स्मॉल साइज़ होगा सल्फर का, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे साइज़ स्मॉल, तो सल्फर सबसे छोटा और ये दोनों सल्फर से बड़े होंगे। टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो आर्सेनिक का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो फॉस्फोरस का कम है। तो सबसे जो साइज़ होगा बेटा वो सबसे कम साइज़ होगा सल्फ़र का, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक। तो जिसकी बेटा सबसे ज़्यादा साइज़ होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हमारे पास सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, आर्सेनिक, फॉस्फोर और सल्फर। लेकिन इसको ध्यान से देखें, अगर मेरे पास अपना फॉस्फोरस है तो इसका एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अगर मैं सल्फर की देखूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आके आएगी 3p4। तो बेटा ये p में 3 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा फॉस्फोरस है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टेबल, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी सल्फ़र से ज़्यादा ड्यू टू अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो एक्चुअल में अरेंजमेंट आएगा वो आएगा आर्सेनिक की सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सल्फ़र एंड फिर फॉस्फोरस। तो बेटा हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही हमारे पास क्या होगा आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है, ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट देयर विल बी ए हाई डिफरेंस इन सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन हमारे पास चाह रहे हैं, हमें ये बताना है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा डिफरेंस एनर्जी का किस केस में आ रहा है। मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो दोनों में हाई डिफरेंस होना चाहिए, दोनों में हाई डिफरेंस होना चाहिए, यही हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेटा अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो बेटा ए ऑप्शन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3s2 में है, ठीक है। तो अगर हम ए ऑप्शन को देखेंगे बेटा, तो अगर उसका पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बेटा जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा 3s1। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, तो जब मुझे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे कहाँ से निकालना पड़ेगा 3s1 से निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2p6। तो बेटा अगर मुझे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मुझे थर्ड टाइम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से निकलेगा 2p6 के। तो देखो जब मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला वो 3s1 से निकाला, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में 2p6 से निकाल रही हूँ, दोनों में 2p6 जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होने के कारण मुझे
थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन दोनों की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस होगा, यही हमसे पूछा गया था। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारा होगा आंसर। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। हमें 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो बेटा उन्होंने पूछा कि इसमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी होगी। तो बेटा अगर हमने देखना है मोस्ट रिएक्टिव, बेटा अगर हम देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। बेटा जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, उतनी जल्दी हम एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हम जितनी एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी हम इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं, और एटम से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हम रिमूव इजीली करवा सकते हैं। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो रहा है तो हमारा जो एटम होगा वो आराम से क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसकी है, और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए बेटा हमें देखना पड़ेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है या लेस नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या लेस नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है कि अगर कोई एटम है, एटम को हम इलेक्ट्रॉन देंगे और उसके बदले एटम हमें क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और जिस केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव या लेस नेगेटिव होगी, वो हमारे पास जो नॉन मेटल्स होंगी वो लेस रिएक्टिव होंगी। तो हमें चेकआउट क्या करना है इन सभी ऑप्शंस में कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसके पास है, और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव या लेस नेगेटिव किसके पास आ रही है। तो बेटा अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट जो दे रखी है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हम देखेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसकी है। तो हम अगर सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो सबसे कम 419 हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है वो कम आ रही है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन 2। अगर हम लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स देखेंगे तो हमें पॉजिटिव या लीस्ट लेस नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन 5 है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो बेटा हमारा ऑप्शंस क्या होगा, सेकंड और फिफ्थ। तो सी ऑप्शन हमारा क्या आएगा, आंसर। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, सेकंड, और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इनमें से कौन सी होगी, फिफ्थ ऑप्शन। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट पिक आउट द हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ए बी सी डी ई ऑप्शन में हमें उस ऑप्शन को टिक करना है जिसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो हम सबसे पहले इनका अटोमिक नंबर लिखकर कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास वेनेडियम का अटोमिक नंबर 23, तो इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है हमारे पास, 4s2 3d3। तो इसके बाद क्रोमियम आ रखा है मेरे पास, क्रोमियम क्या रखा है 24 अटोमिक नंबर, तो इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5। तो सी ऑप्शन में मैग्नीज दे रखा है, अटोमिक नंबर बेटा 25, तो हमारे पास आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 4s2 3d5। तो कॉपर दे रखा है हमारे पास, तो कॉपर का बेटा एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसकी भी एक्सेप्शनल होती है कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। तो ई ऑप्शन में हमें जिंक दे रखा है एटॉमिक नंबर 30, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 4s2 3d10। तो उन्होंने बोला सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो बेटा अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4s1 3d3। तो हम 4s से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तो क्रोमियम में निकालने के लिए क्या आ जाएगी 3d5, 4s1 का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। मैग्नीज में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन
एस का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s1 3d5 बन जाएगा। तो कॉपर की निकालेंगे तो 4s1 रिमूव हो जाएगा, 3d10 बन जाएगा। और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s1, तो हमारे पास बचा 3d10। तो बेटा अगर हमने सेकेंड आयोनाइजेशन निकालनी है, अगर हम क्रोमियम और कॉपर को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन हमें d5 से निकालना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन d10 में। तो ये हमारे पास हाफ फील्ड है बेटा, ठीक है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, और जो d10 है ये फुली फील्ड है। तो बेटा जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब मुझे क्रोमियम और कॉपर से अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करें, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है। और फुली फील्ड और हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल। तो हमारे पास कॉपर एंड क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑप्शन बी एंड डी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ए में AC दे रखा है, बी में B एंड D दे रखा है। तो हमारे पास बी क्या था, क्रोमियम, और डी क्या था, कॉपर। तो बी एंड डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, द ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरिनियम एंड पोलोनियम। तो इन चारों ऑप्शंस में हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो बेटा एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वो डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो अगर हम इन एलिमेंट को देखें तो हमारे पास बेटा फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन, ठीक है। तो बेटा फ्लोरीन के नीचे आ गया क्लोरीन, तो पहला एलिमेंट होगा फ्लोरीन, उसके नीचे आएगा क्लोरीन। तो अगर हम टेलुरिनियम और पोलोनियम को देखें तो इसमें आ रहा है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम एंड पोलोनियम। तो बेटा टॉप हमने क्या पढ़ा कि अगर हम टॉप टू बॉटम डाउन ना ग्रुप जाएंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टेलुरिनियम और पोलोनियम को देखें तो पोलोनियम नीचे आ रहा है, तो सबसे कम जो होगा वो पोलोनियम का होगा, ठीक है। तो सबसे कम पोलोनियम का होगा, उससे ज़्यादा होगा टेलुरिनियम का। अगर फ्लोरीन एंड क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, कम, लेकिन हमें पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मोस्ट नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो पहले क्या आएगा, फ्लोरीन, फिर क्या आएगा, क्लोरीन। तो यही हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन। तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, उसके बाद टेलुरिनियम, फिर क्या आएगा, पोलोनियम। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास बेटा बी ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिक्वायर्स द रेडिएशन ऑफ हाइस्ट फ्रिक्वेंसी टू कॉज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें से हम लाइट फॉल करवाएंगे और उस लाइट की हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। मतलब अल्टीमेटली भी बोल रहे हैं कि हमें किस मेटल में जो लाइट देनी पड़ेगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वह रिमूव होगा, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, हम इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बेटा उसके बाद आएगा पोटेशियम 19, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो उसके बाद आएगा हमारे पास कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो 4s2। अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल, तो कैल्शियम हमारे पास कैल्शियम और पोटेशियम होगा, उसका साइज़ तो बड़ा होगा सोडियम एंड मैग्नीशियम से। तो जिसका साइज़ बेटा क्या होता है हमारे पास ज़्यादा, तो उसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी या फ्रिक्वेंसी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए पूछा है कि हमें इलेक्ट्रॉन की मिशन करनी है तो किस मेटल को हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर हम सोडियम एंड मैग्नीशियम को देखें तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, तो ये दोनों पोटेशियम और कैल्शियम से तो क्या होंगे, स्मॉल, इसका साइज़ क्या होगा, छोटा। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, लेकिन जो मैग्नीशियम है बेटा इसके पास 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमारे पास जो s ऑर्बिटल है बेटा, जो s ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड है, ठीक है। और फुली फील्ड क्या होता है हमारे पास, मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। तो बी हमारा क्या होगा आंसर।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है। एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 1 शो सिमिलरिटी टू एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू ग्रुप 2 इफ़ ए हैज़ मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 1 देन बी इज़। तो बेटा हमारे पास एक एलिमेंट दे रखा है ए का, वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो हमारे पास एक एलिमेंट है बी का, वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो ए क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट, और बी के हमारे पास ग्रुप 2 का एलिमेंट। तो उन्होंने बोला इफ़ ए हैज़ अ मैक्सिमम, कहते हैं कि अगर ए की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो बी बताओ कौन सा होगा। ठीक है, तो बेटा अगर हम फर्स्ट ग्रुप एक ए जो है हमारे पास वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप में जो लिथियम होता है बेटा उसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है। ठीक है, मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो इसका मतलब जो लिथियम है उसकी उन्होंने बोला कि वो क्या कर रहा है, उसकी सिमिलरिटी शो हो रही है ग्रुप बी एलिमेंट के साथ। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप अपना बनाता है, मैग्नीशियम के साथ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, लिथियम किसके साथ अपनी सिमिलरिटी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, मैग्नीशियम का। तो बेटा अगर लिथियम की मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो हमारे पास मैग्नीशियम की भी मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है लिथियम वो किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने हिंट दे रखा था कि जो एक एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो ए में ए ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की होती है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलरिटीज़ होती हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स मैग्नीशियम के साथ, जो इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। तो बेटा अगर हम देखें लिथियम तो मैग्नीशियम के साथ करेगा। अगर वो बेरिलियम का पूछ लेते तो हमारे पास क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम। अगर वो बोरोन का पूछ लेते तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिलिकॉन। लेकिन लिथियम कहाँ से हिंट मिला, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वो लिथियम की होती है। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, मैग्नीशियम के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर of increasing electron gain enthalpy with negative sign फॉर द एलिमेंट। हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे रखा है। तो उन्होंने बोला कि हमें इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, मतलब जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे, उससे कम फिर सेकंड वाला, उससे कम थर्ड वाला, उससे कम फोर्थ वाला, ऐसे मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी उस ऑर्डर से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बेटा जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, नेगेटिव। मतलब ऑक्सीजन और सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू किसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की। तो हमें पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, वो होती है फ्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा। तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगी, तो क्लोरीन ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आराम से एनर्जी क्या होगी, लॉस, रिलीज। तो इसकी वैल्यू आराम से क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो सिमिलरली ऑक्सीजन एंड सल्फर में होगा। ऑक्सीजन और सल्फर को देखें तो सल्फर का साइज़ बड़ा है ऑक्सीजन से, सल्फर में आराम से इलेक्ट्रॉन गेन होगा और एनर्जी आराम से रिलीज़ हो जाएगी, और इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लास्ट में आएगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, क्लोरीन की, और सब इन चारों ऑप्शंस में कम नेगेटिव किसकी है, ऑक्सीजन की। तो क्लोरीन सबसे आगे आएगा, ऑक्सीजन लास्ट में आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन इज आर आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, द एलिमेंट विद ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आर। बेटा ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, जो हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे पास तो पहले ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें देखिए अगर हम बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p1। तो अगर हम देखें कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। अगर हम देखें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 1s2
2s2, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भरी है। उसके पास हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो ये दोनों में s2 फुली फिल्ड है, तो जो स्टेबल है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बेरिलियम एंड हीलियम। तो बी ऑप्शन हमारा होगा आंसर। अगर हम सी ऑप्शन को देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ठीक है, तो अगर हम सोडियम का देखें तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये दोनों हाफ फील्ड है। ठीक है, लेकिन फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। अगर हम फ्लोरीन एंड क्लोरीन को देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 1s2 2s2 2p5। तो अगर क्लोरीन का देखें 17, अगर फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p5 में जा रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन 3s2 3p5 में जाएंगे। तो बेटा इनको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो उन्होंने 0 पूछा था, वो किसकी होगी, जिस पे हमारे पास जिस एलिमेंट्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो वो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, बेरिलियम एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच इज़ नॉट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेटेड प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं, इनमें ऑर्डर दे रखा है, तो हमें बताना है कि जो ऑर्डर सही दे रखा है या गलत है। हमें जो गलत ऑर्डर दे रखा है उसको हमने टिक करना है। तो फर्स्ट है बेटा हमारे पास एटॉमिक रेडियस। तो हमें एक दे रखा है बेरियम, एक दे रखा है स्ट्रोंशियम और एक दे रखा है मैग्नीशियम। ठीक है, तो बेटा हम इसका साइज़ देख लेते हैं कि किसका होगा। सबसे पहले होगा हमारे पास बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे बेटा, साइज़ क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा साइज़ बेरियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर मैग्नीशियम का। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही दे रखी है, ये तो करेक्ट ऑर्डर दे रखा है। अगर हम सेकंड की बात करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में उन्होंने एक फ्लोरीन, एक दे रखा है हमारे पास ऑक्सीजन और एक दे रखा है नाइट्रोजन। वो बोल रहे हैं कि फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। बेटा अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, देखो अगर हम नाइट्रोजन को देखें एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज़, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो होना तो यही चाहिए था कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन बेटा नाइट्रोजन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2p3 और ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p4। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा स्टेबल कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा एक्चुअल में, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उन्होंने दे रखा है ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, जबकि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ अ मोर स्टेबल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज़ आर आंसर। अगर हम बेटा थर्ड ऑप्शन को देख लें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी हमारे पास, फ्लोरीन पूरे एटॉमिक टेबल में हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की मिलती है सबसे ज़्यादा, फिर किसकी आती है, फ्लोरीन, फिर किसकी आती है, आयोडीन। जैसे ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है बेटा वो टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या करेगी, डिक्रीज। तो अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, ऑक्सीजन की, फिर सेलेनियम की आएगी, फिर टेलुरिनियम की आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो भी सही दे रखा है। तो हमारा उन्होंने बोला था नॉट करेक्ट ऑर्डर, तो हमारा आंसर आएगा बी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अल्कली मेटल आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज। अल्कली मेटल कौन सी होती है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1। ठीक है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो बेटा होगी NS1। तो उन्होंने बोला कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, उसका मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि अल्कली मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला बिकॉज दीज आर मेटल, क्योंकि जो मेटल है। सेकंड में बोला कि इनका आयनिक रेडियस लार्ज होगा।
फिर उन्होंने सी में बोला कि जो मोनोवेलेंट होंगी, तो डी में बोला उन्होंने कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ लो। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो ये है कि हमारे पास जो अल्कली मेटल है उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण ईजिली हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इजीली लॉस हो जाएगा तो हम बोल देंगे उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका हमारा जो रीज़न होगा वो मेन रीज़न है कि इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, लो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी। कम आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण हम इजीली उतनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 फॉर्म। तो ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, उन्होंने पूछा कि एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक बनाएगा, एम्फोटेरिक होगा तो न्यूट्रल होगा। तो अगर बेटा हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो बेटा अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम देख रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s1 में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, या तो अल्कली मेटल्स होती हैं, ठीक है, या तो हमारे पास अल्कली मेटल्स होंगी, या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होंगी, ठीक है। तो बेटा अगर एस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर एस ब्लॉक की बात करेंगे, या तो वो फर्स्ट ग्रुप होगा या तो सेकंड ग्रुप। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप कौन से होते हैं हमारे पास, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स क्या बनाती है हमारे पास, बेसिक ऑक्साइड। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास मेटल्स होंगी वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी, अगर हमारे पास नॉन मेटल होंगी वो एसिडिक बनाएंगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमारे पास मेटल की, तो इसका मतलब ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी। तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड। तो हमें ऑक्साइड दे रखे हैं, तो हमें इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो हमारे पास एक लिथियम दे रखा है, एक बेरिलियम दे रखा है, एक बोरॉन दे रखा है, कार्बन, एक नाइट्रोजन। तो सभी ऑप्शंस में लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा आपको, या कार्बन का मिलेगा, या बेरिलियम का मिलेगा, या नाइट्रोजन का मिलेगा, या बोरॉन का मिलेगा, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसकी एटॉमिक नंबर लिखें तो लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। अगर बेटा हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा उसका एसिडिक नेचर होगा, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, एंड फिर लिथियम का। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा और बेसिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बोला है हमारे पास, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एसिडिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं, ऑपोजिट जाएं, तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एसिडिक करैक्टर क्या था, इंक्रीज। अगर हम इसको ऑपोजिट कर दें, ठीक है, मतलब हम क्या कर दें, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ जाएं, कार्बन से हम बोरॉन की तरफ जाएं, बोरॉन से हम बेरिलियम की तरफ जाएं, बेरिलियम से हम लिथियम की तरफ जाएं, तो हमारा एसिडिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज। हमारा एसिडिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो उन्होंने एसिडिक करैक्टर डिक्रीज ही पूछा था हमसे, ठीक है। तो बेटा हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर किसका होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, लास्ट में लिथियम का। तो देख लो कौन सी ऑप्शन है, पहले नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फिर कार्बन का ऑक्साइड, फिर बोरॉन का ऑक्साइड, फिर बेरिलियम का ऑक्साइड, फिर क्या था, लिथियम का ऑक्साइड। तो बेटा हमारे पास ऑप्शन आएगी बी।